स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स एग्ज़ाम 2021 का ये पेपर सेट 346 FU इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो ये है सेट 346 FU जो कि परीक्षा 2021 में हुई थी और इसको बहुत ही कम बच्चे पेपर दिए थे, ये पेपर कोविड के चलते। अब ये पेपर देखिए किस प्रकार से आया था। क्वेश्चन नंबर 1, एक आवेश निकाय में आवेश Q1 एवं Q2 कुछ दूरी पर हैं। एक अन्य आवेश Q3 इस निकाय के निकट लाया जाता है। आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगने वाला बल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या Q3 की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो Q1 तो जितना बल लगा रहा था उतना ही लगाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा। ख, किसी तार में 2 एम्पीयर की धारा 2 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी तो Q बराबर I इंटू टी होता है। I का मान 2 एम्पीयर, T 2 सेकेंड, तो 2 दूना 4, 4 कूलम। ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न नहीं होती हैं स्थिर आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा, अवमंदित आवेश द्वारा, एक समान वृत्तीय गति करते आवेश द्वारा। तो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तीनों स्थिति में आवेश गतिमान है, लेकिन फर्स्ट में है स्थिर आवेश, यानी स्थिर आवेश के कारण जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न नहीं होती हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है यदि प्रकाश का गमन होता है। तो इसके लिए कंडीशन होती है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। तो वायु से जल, विरल से सघन, जल से वायु, जल से वायु, विरल से ये सघन से विरल, कांच से जल, सघन से विरल, कांच से वायु, सघन से विरल। तो सिर्फ ये है वायु से जल यानी विरल से सघन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक होता है। परावर्तक तो इसमें होता है अवतल दर्पण। किसी धातु सतह से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करने वाले विकिरण की आवृत्ति में वृद्धि करने पर, अगर इसकी आवृत्ति में वृद्धि करते हैं तो उसकी कुल ऊर्जा बढ़ती है। E बराबर H न्यू। तो जब न्यू का मान बढ़ेगा तो E का मान बढ़ेगा, कार्यफलन बराबर होगा। इसका मतलब कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ये हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 का क है, निम्नलिखित तरंगों को उनके तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तरंगे हैं रेडियो तरंगे, दृश्य तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, सूक्ष्म तरंगे एवं एक्स किरणें। ख, 50 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 50 ओम के प्रतिरोध एवं 2 मिली हेनरी के प्रेरकत्व से जुड़ी है। परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो है क, ख, ग, घ, अंग, इसी तरह से 5 में 6, 7, 8, 9 ये पूरे क्वेश्चन है। तो इसका पूरा आंसर यहां पर है। तो ये है सॉल्यूशन इसका। इस तरह से खंड अ के प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे। क, ख, ग, घ, अंग, च। कौन सा ऑप्शन इसका सही है तो ये यहां पर लिख देंगे। 2 का क, क्रम में इसको करना था तो एक्स किरणें, पराबैंगनी, दृश्य, सूक्ष्म तरंगे एवं रेडियो तरंगे। ख में दिया गया था कि 50 हर्ट्ज और 50 वोल्ट। तो एक्सएल जो है ओमेगा एल होता है 2 पाई FL। तो ये वैल्यू रखेंगे 2 इंटू पाई 3.14, F 50 और L हेनरी दिया गया 2 mH है। तो 2 इंटू 10⁻³ इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 628 इंटू 10⁻³ यानी 0.628 ओम। परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी Z बराबर √R² प्लस XL² होगी, ये रखेंगे। तो XL का मान 0.68 है और R का मान 50 है, तो इसकी तुलना में बहुत ही कम है। तो इसका मतलब है कि इसे इग्नोर किया जा सकता है। ये वैल्यू आ जाएगी लगभग उतनी ही 50 ओम।
तीसरे में दिया गया था कि किसी कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं तो वो आधा ही चार्ज होता है। क्यों? मतलब जितनी बैटरी से ऊर्जा लेता है पूरी ऊर्जा वह माने स्टोर नहीं करता है, इसलिए क्योंकि कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों आयनों के आपस में टकराने से क्षय हो जाती है। घ में जो फिगर दिया गया है उस फिगर में P सिरा निम्न विभव पर है और N सिरा उच्च विभव पर है, अतः डायोड पश्च अभिनत में होगा। इसके बाद अंग में है निकट दृष्टि दोष का किरण आरेख बनाना है। तो दूर से ये निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं यह रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती हैं, जिसकी वजह से इमेज साफ यानी क्लियर दिखाई नहीं देता, यानी जब रेटिना पर बनेगा ही नहीं तो इमेज दिखाई नहीं देगा। च में दिया गया है समस्थानिक और संभारी छांटना है। तो समस्थानिक में होता है कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए और संभारी में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी उनका भार जो है बराबर होना चाहिए। तो उस चारों में 8p प्लस 8n 8p प्लस 9n, तो इसमें p बराबर है यानी प्रोटॉनों की संख्या समान है, तो ये समस्थानिक हो गए। इसी तरह से 18p प्लस 22n 20p प्लस 20n, तो ये भी 40 हो गया और ये भी 40 हो गया, यानी ये हो गए समभारी। क्वेश्चन नंबर 3 का क, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं और इसकी जो है विशेषताएं। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर या इसके समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है। तो ये इसके दो मुख्य गुण हैं। तीसरे का ख, इसमें दो सेल दिया गया है। सेल का विद्युत वाहक बल E1 और E2, उनके आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है। तो प्रथम सेल के सिरे का जो विभवांतर होगा V बराबर E1 माइनस I1 R1, इसीलिए I1 बराबर हो जाएगा E1 माइनस V बटा R1। और दूसरे सेल के लिए तो I2 बराबर E2 माइनस V अपान R2। इसमें जो है दो सेल को जोड़ा गया है समांतर क्रम में, तो उनका E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो संयोजन सेल के सिरे का जो विभवांतर होगा ये हो जाएगा V इक्वल्स टू E माइनस आई R से, तो E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। तो I बराबर इससे हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस V अपान R इक्विवेलेंट। अब जब जो है परिपथ समानांतर में है तो जो टोटल धारा है I बराबर I1 प्लस I2 होगी। तो अब I और I1 I2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो जब ये पुट करेंगे तो इसे E EQ बटा R EQ माइनस V अपान R EQ बराबर ये इधर E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 माइनस V टाइम्स 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। तो अगर इसकी तुलना कर दे तो तुलना करेंगे तो E EQ बटा R EQ बराबर ये वैल्यू मिलेगी और V अपान R EQ बराबर ये मिलेगा। तो इससे V कैंसिल हो गया तो 1 अपान R इक्विवेलेंट बराबर ये वैल्यू हो गई। तो R इक्विवेलेंट हो गया प्रोडक्ट अपान सम। अब E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं तो E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। 3 के ग में दिया गया है कि हाइड्रोजन तृतीय ऊर्जा स्तर से संक्रमण करता है तो इसके संक्रमणों की संख्या कितनी होगी। तो n बराबर 3 से 2 में आएगा, 2 से 1 में आ जाएगा, या फिर n बराबर 3 से 1 में डायरेक्ट आ जाएगा। तो संक्रमणों की संख्या के लिए सूत्र होता है n इंटू n माइनस 1 अपान 2। तो n जो है ऊर्जा स्तर की संख्या है, तो ये तीसरा है तो 3 इंटू 3 माइनस 1 अपान 2, तो ये 3 माइनस 1 2 हो गया। तो 3 इंटू 2 अपान 2, 2 से 2 कट गया 3,
3 संक्रमण होंगे यहाँ पर, तो ये 1 2 3। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को समान वेग से त्वरित किया जाता है। अब यहां पर बताना है कि किसका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य जो है कम या अधिक होगा और संवेग किसका कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वेग समान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है प्रोटॉन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन का संवेग कम होगा, क्योंकि P बराबर m इंटू भी होता है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h अपान एम भी, यानी लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 अपान m, भी का मान सेम है। तो लैम्डा ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन, तो लैम्डा ई बटा लैम्डा पी बराबर एम पी अपान एम ई। एम पी इज ग्रेटर देन एम ई, इसलिए लैम्डा ई इज ग्रेटर देन लैम्डा पी, अर्थात इलेक्ट्रॉन का संवेग कम होगा और उसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य अधिक होगी। 3 का घ अथवा पार्ट है। फोटॉन की तरंग दैर्ध्य दी गई है 5 × 10⁻⁷ मीटर और इसकी ऊर्जा जो है बतानी है। तो फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है। तो E बराबर hc बटा लैम्डा होता है, E से भाग दे देते हैं। तो जब ये भाग देंगे तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करने के बाद ये आ जाएगा E = 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 का क, चल कुंडल धारामापी की सुग्राह्यता पूछी गई है, यह किस पर निर्भर करता है। तो चल कुंडल धारामापी की जो सुग्राह्यता है, इससे तात्पर्य है कि अल्प धारा के लिए अधिक से अधिक विक्षेप होना चाहिए। धारामापी की सुग्राह्यता IS बराबर होता है NAB अपान K। तो अब इसे बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, N का मान, A का मान, B का मान अधिक होना चाहिए और K का मान कम होना चाहिए। धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदल सकते हैं, तो धारामापी के श्रेणी क्रम में उपयुक्त उच्च प्रतिरोध जोड़ करके और वोल्टमीटर में इसे परिवर्तित किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है 4 का ख, मीटर सेतु का सिद्धांत सचित्र बताना है इसमें। तो मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये फिगर इसमें बना हुआ है। पहले गैप में प्रतिरोध बॉक्स, दूसरे में अननोन रेजिस्टेंस। ए और बी के बीच, ए और सी के बीच में जो है ये बैटरी और रिहास्टेट का ये सेट होता है। इसके बाद डी से गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक जॉकी को जोड़ करके तार को टच कराते हैं। तो संतुलन की अवस्था में P बटा Q बराबर R बटा S होता है। तो अगर इस प्रयोग की अवस्था में अगर प्रारंभिक लंबाई L पर अगर नल पॉइंट मिलता है तो ये P हो जाएगा L की प्रतिरोध और 100 - L का Q। तो इस तरह से संतुलन की स्थिति में ये P बटा Q बराबर L बटा 100 - L हो जाएगा। तो R बटा S बराबर हो जाएगा L अपान 100 - L, यानी इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो इससे वैल्यू हो जाएगी S बराबर 100 - L बटा L इंटू R, और इसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत बताइए। तो इसमें ये फिगर हम बना देंगे स्टेप डाउन और स्टेप अप के लिए। तो आपको पता है कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत वाहक बल के मान में वृद्धि या कमी की जा सकती है। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 2 प्रकार का होता है, ऊंचाई और अपचाई। और किस तरह से कार्य करता है, तो जब प्राथमिक कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इससे संबंधित द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो है EMF प्रोड्यूस हो जाता है और फैराडे के नियम से जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो अगर फेरों की संख्या NP NS और उत्पन्न विद्युत वाहक बल ES और EP हो तो ES बटा EP बराबर NS बटा NP होता है। इसे परिणमन अनुपात कहते हैं। इसमें होने वाली हानियां हैं ताम्र हानि, फ्लक्स हानि, भंवर धाराओं में हानि और शैथिल्य हानि। ये इसकी डिफरेंट हानियां हैं। 4 का ग हो गया, ये हो गया 4 का घ। 4 का घ न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन में दिया गया है कि तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश जब आपतित होता है तो K का मान 0.46 eV है, और जब यह 5000 कर दिया जाता है तो 0.875 हो जाता है। तो फाइंड करना है कार्यफलन, प्लांक नियतांक और देयरली तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट का मान।
तो K बराबर होता है hc अपॉन लैम्डा माइनस W, सूत्र गतिज ऊर्जा के लिए। तो इसे K1 बराबर hc अपॉन लैम्डा 1 माइनस W, यानी K1 प्लस W बराबर hc अपॉन लैम्डा 1। W का मान दोनों के लिए सेम होगा, H का मान भी प्रयोग नहीं करना है, इसलिए हम K1 प्लस W बराबर hc अपॉन लैम्डा 1 यानी ऐसे करें ताकि H का मान जो है कट जाए डिवाइड करने पर। K2 बराबर, तो K2 प्लस W बराबर hc अपॉन लैम्डा 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो K1 प्लस W अपॉन K2 प्लस W मिल जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। यहाँ पर मान रख देते हैं, K1 का मान, K2 का मान और ये W लैम्डा 1 लैम्डा 2 का मान। तो इस तरह से ये मिल जाएगा W बराबर 1.615 EV, ये कार्यफलन मिल गया। अब जो है समीकरण 1 से H बराबर K1 प्लस W लैम्डा 1 और ये अपान C, ये इसका मान रखेंगे तो H का मान यहां पर आ जाएगा 6.64 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। अब देहली तरंग दैर्ध्य फाइंड करना है, तो लैम्डा नॉट बराबर hc अपॉन W, ये मान रखेंगे, मान रखने के बाद ये आ जाएगा 7709। ये 7.709 10⁻7 मीटर होगा, तो ये अगर 10 कर दें तो ये अंगस्टाम में आ जाएगा, तो ये 10 करेंगे तो 1 2 3 दशमलव इधर चला आएगा और ये हो जाएगा 10, तो इस तरह से 7709 अंगस्टाम। 4 का अंग ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर पूछा है। तो चालक, कुचालक और अर्धचालक, इसके लिए जो है मेन Eg इसमें 0 होता है, इसमें Eg इज ग्रेटर देन 5 EV मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप, और इसमें जो है लेस देन 3 EV होता है। 5 का क है वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं और इनके कुछ विशेषताएं। तो त्वरित आवेश से वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। आवर्ती रूप से दोलन करता हुआ कोई आवेश उसी आवृत्ति का वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। इसके कुछ अभिलक्षण है कि यह चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कंपन करती है, त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और प्रकाश की चाल से चलती है। इसमें एक पार्ट है, तरंग दैर्ध्य दी गई है 5 × 10⁻⁶ मीटर और पूछा गया है कि इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो न्यू बराबर C बाई लैम्डा, इसे निकाल देंगे तो इसकी ये आवृत्ति आ जाएगी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक को परिभाषित करना है, तो जिसमें दिक्पात कोण, नमन कोण या नति कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ये आप लिख देंगे। अगले प्रश्न में है 5 का ग, विवर्तन किसे कहते हैं। तो ये विवर्तन की परिभाषा लिखेंगे और ये एनर्जी यानी तीव्रता के लिए ये ग्राफ खींचना है। और इसमें पूछा गया है कि उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है यह झिर्री की चौड़ाई दोगुनी करने पर क्या होगी। तो अगर D का मान दोगुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका मतलब झिर्री की चौड़ाई दोगुनी करने पर फ्रिंज की चौड़ाई जो है आधी हो जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई आधी हो जाएगी। 5 का घ, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। तो किया गया कार्य निकाल लेते हैं और फिर इसे थीटा कोण घुमा देते हैं, कुल किया गया कार्य, और जो कार्य होगा ये संचित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो U बराबर -P cos थीटा, मैक्सिमम मान 180 पर होगा, तो यह आ जाएगा U max इक्वल्स टू PE। अगला न्यूमेरिकल पार्ट है, 2 लेंस दिए गए हैं 20 सेंटीमीटर के, और एक बार कहा गया है कि यह जो है उत्तल की तरह है और एक बार अवतल दोनों है। तो जब दोनों लेंस उत्तल हैं तो इनकी फोकस दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और लेंस सूत्र से ये बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना दूरी होगी। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 20 सेंटीमीटर दिया गया है u का मान। तो इस तरह से 1/v का मान निकालेंगे, तो 1/v का मान भी आ गया 20। तो इस तरह से O और I के बीच की जो कुल दूरी हो गई ये u प्लस v के बराबर होगी। दूरी है तो यानी 20 इधर और 20 इधर, तो 20 40 सेंटीमीटर।
इसी तरह से जब दोनों अवतल होंगे तो उस केस में एक सिंगल अवतल की तरह से जब काम करेंगे तो इसमें आएगा -10 सेंटीमीटर। और फिर इससे भी डैश निकालेंगे तो 1/v डैश बराबर -3/20 यानी v बराबर -6.67। तो ये माइनस में है, इसका मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया उसी तरफ बनेगा, तो अब ये इधर ही बनेगा। तो अब I और O के बीच की जो दूरी होगी तो यह U वाले में से इतना घट जाएगा। तो ये वस्तु एवं प्रतिबिंब के जो बीच की दूरी है ये हो जाएगी 20 में से 6.67 घट के यानी 13.33 सेंटीमीटर होगी। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन और इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत समीकरण लिख करके और प्रकाश उत्सर्जन के नियम को लिखना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में है कि स्थिर वैद्युतिकी में गास का प्रमेय लिखिए तथा एक अचालक आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये देखिए, ये हम मान लेते हैं कि यहां पर ये एक चादर है, इसके किनारे किनारे जो है, इसके किनारे गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। तो यहां पर E और DS सेम दिशा में होंगे, यहां पर भी सेम डायरेक्शन में होंगे, लेकिन अगर इस सतह पर देखें तो ये लंबवत होगा, तो ये 0 हो जाएगा, इन दोनों से मिलेगा। तो जो फ्लक्स होगा यह, अगर हम पॉइंट P, Q और R ले लें तो P और Q से तो मिलेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन Q वाला जो है ये P और R से मिलेगा, Q पर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से EDS cos 0, EDS cos 0 और ये EDS cos 90 Q के लिए, तो इस तरह से मिल जाएगा ये 2E into S। और गास के प्रमेय से फाई बराबर Q/ε0 है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो E बराबर σ/2ε0। क्यों? क्योंकि Q/S जो है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, Q/S जो है सिग्मा। इसका अथवा पार्ट भी है, आप सभी क्वेश्चन देख सके इसलिए अथवा पार्ट भी इसमें जो है सॉल्व करके दिया गया है। यहां पर अफवाह वेग या अनुगमन वेग को लिखना है एक्सप्लेन करके, और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है ये आपको बताना है। तो ये संबंध होता है J बराबर NE/VD। बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर, यानी बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, यानी अगर कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ की त्रिज्या और आवर्तकाल फाइंड करना है। तो जो बल लगेगा चुंबकीय बल QVB होगा, और जब जो है हर बिंदु पर ऐसे लगेगा यानी बल की दिशा इधर होगी, अर्थात यह वृत्तीय पथ पर गति करने लगेगा। तो जब वृत्तीय पथ पर गति करने लगेगा तो उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए। यह अभिकेंद्र बल जो है mv²/r जो है इसी बल से मिलता है। तो इस तरह से ये मिल जाता है mv²/r बराबर QVB, तो r बराबर mv/QB। और अगर ये पूरा चक्कर करने में t समय लेता है तो t बराबर 2π r/v। अब यहाँ पर r का मान रख देंगे तो ये मिल जाएगा t बराबर 2π m/QB। सातवां है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ये दोनों नियम लिख देंगे। और स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में क्या अंतर है, तो ये अंतर लिख देंगे। इसके बाद है अन्योन्य प्रेरण गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक, तो m बराबर -E2/ΔI/ΔT, इससे जो है रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये फाइंड करना है पाथ डिफरेंस और फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र। तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे, और फिर पाथ डिफरेंस के लिए
ये इसका डेरिवेशन कर लेंगे, पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। फिर इसके बाद दीप्त फ्रिंज के लिए और अदीप्त फ्रिंज के लिए निकालें। दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी घटाने पर फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर डी का मान घटा देंगे तो बीटा का मान बढ़ जाएगा। इसका अथवा पार्ट है कि परमाणु का बोर मॉडल लिखिए। तो ये जो परिकल्पना तीनों हैं ये लिख देंगे, और अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए जो है व्यंजक, तो En प्रोपोर्शनल 1/n²। अथवा पार्ट है इसका पीएन संधि में अवक्षय परत को एक्सप्लेन करना है, और अग्र अभिनति पश्च अभिनति में अवक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। इसका अथवा पार्ट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो ये बनाना है। और इस न्यूमेरिकल पार्ट है, तो यह न्यूमेरिकल पार्ट जो है प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। तो एफओ दिया है, एफ दिया है। अब यह 10⁻³ मीटर ऐसे करके दिया, तो इसको सेंटीमीटर में पहले बदल लेंगे। और ईओ दिया गया है, वीओ और यूवी की जरूरत पड़ेगी। तो अभिदृश्यक एवं नेत्र लेंस के बीच की दूरी क्या होगी, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो इससे पहले हम 1/VO - 1/UO बराबर 1/FO से VO निकाल लेंगे, तो VO आ गया। इसी तरह सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है ये सूत्र होता है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा -88। नेत्रिका के लिए निकाल लेंगे VE का मान, तो ये वैल्यू आ जाएगी, UV निकल जाएगा -2.27। तो सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई mod VO प्लस UV, ये आ जाएगा 9.47 सेंटीमीटर।